तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है बैलेंस शीट। आज हम बैलेंस शीट में दो चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहला तो ये कि बैलेंस शीट बनती कैसे है, और दूसरा ये कि इस बैलेंस शीट को रीड करा कैसे जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट को रीड करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि बैलेंस शीट है क्या और बैलेंस शीट बनाई क्यों जाती है। सबसे पहला सवाल है कि भाई बैलेंस शीट बनाई क्यों जाती है। तो बैलेंस शीट बनाने के पीछे कारण ये है कि हर कंपनी अपने आप को एनालाइज करती है, अपने आप को चेक करती है, अपने आप को जज करती है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। उसको चेक करने के लिए कि भाई काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, या हम ग्रोथ फेज में है या फिर डाउन फेज पे है, उसके लिए कंपनी बैलेंस शीट्स बनाती है। अच्छा जी, बैलेंस शीट में ऐसा क्या होता है जिससे हमें पता लग जाता है कि भाई हम ग्रोथ फेज में या डाउन फेज में है, उसी को आज हम समझेंगे। अब इसका जो नाम है उसका नाम क्या है जी? बैलेंस शीट। इसके नाम पे ही इसके पीछे की कहानी छुपी हुई है। नाम है बैलेंस शीट, कि एक शीट मिलेगी उसे आपको बैलेंस करना है। इससे ये समझ में आता है कि जो बैलेंस शीट मिलेगी हमेशा वो हमेशा बैलेंस्ड होगी। मतलब अगर एक तरफ का आंसर 100 है तो दूसरी तरफ का आंसर भी 100 ही होगा, इसीलिए इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस नहीं होगी तो हम इसे बैलेंस करेंगे। नॉर्मल केसेस में जब आप थ्योरेटिकल एग्जाम्स में से करते हैं तो बैलेंस शीट मैच कराना अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है, लेकिन रियल लाइफ में इतनी मुश्किल नहीं होती। जब हम एग्जाम्स में बैलेंस शीट्स को करते हैं तो उसे मैच कराना, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू होता हुआ निकल के आता है, लास्ट में बैलेंस शीट आती है, तो उसको मैच कराना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम होता है, सबके लिए होता है। अच्छा, अब सवाल ये है, ये तो हमने जान लिया कि बैलेंस शीट बनाते क्यों, एनालाइज करने के लिए बनाते हैं। सवाल ये है कि बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस्ड ही क्यों होती है। हमेशा यहाँ पे भी अगर 100 टोटल है तो यहाँ पे भी 100 ही क्यों आता है, उसके पीछे भी एक कारण है। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट्स, कि हर एंट्री की डबल एंट्री होगी। अगर कोई चीज डेबिट हुआ है तो कोई चीज क्रेडिट भी होगी। इसी एस्पेक्ट के चलते बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है। तो हमें दो चीजें पता चल गई कि बैलेंस शीट अब बनाते क्यों हैं और बैलेंस शीट मैच क्यों होती है। अब समझेंगे कि बैलेंस शीट में क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं। इससे तो हमें पता चल गया कि दो चीजें आएंगी। पहला, लायबिलिटी एंड इक्विटी। अगर आप इक्विटी को भी छोड़ दो तो लायबिलिटी पे ही फोकस करेंगे कि लायबिलिटी क्या है। चलिए इक्विटी को रहने देते हैं, तो फोकस सिर्फ लायबिलिटी पे करेंगे। एंड द अदर हैंड वुड बी द एसेट्स। दोनों को समझेंगे लायबिलिटीज की लायबिलिटीज होती क्या है, एंड देन उसके बाद समझेंगे एसेट्स। तो बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि लायबिलिटीज होती क्या है। लायबिलिटी का अगर आप हिंदी डिक्शनरी मतलब आप देखोगे तो उसका मतलब है जिम्मेदारी। कोई भी काम ऐसा करो कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए उस काम को करने की, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। तो यहाँ पे जितने भी चीजें लिखी हुई हैं, जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो सारे वर्ड्स वही होंगे कि जहां पे आपके ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि अब आपको ये काम पैसों के लिए करना पड़ेगा। ओके, पहला आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ऑनरशिप, मालिकाना हक। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है ऑनर की कैपिटल। ऑनर की कैपिटल का मतलब है कि ऑनर के पास कितनी ऐसी पूंजी है जिसको वो बिजनेस में लगाना चाहता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लायबिलिटी का हिस्सा है, क्योंकि उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर उसके पास 100 रुपए पड़े हैं और उसने वो बिजनेस में लगाने हैं तो उसको बिजनेस में लगाने की वो जिम्मेदारी उसके पास है। इसलिए ऑनर ऑफ कैपिटल कहां लिखा जाता है, लायबिलिटी। देन उसके बाद इसमें ऐड किया जाता है नेट प्रॉफिट और लेस किया जाएगा नेट लॉस, क्योंकि आपकी पूंजी है, पूंजी में अगर प्रॉफिट होगा तो जुड़ जाएगा, नहीं होगा तो कम हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे ऐड किए जाते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे जितने भी जनरल रिजर्व्स होते हैं, अलग टाइप के रिजर्व्स होते हैं, फंड्स होते हैं, उसमें सारे आते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ये रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी होता है कई बार। ओके, उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है? ये वो जिम्मेदारी है जो आपने लंबे समय के लिए ले रखी है। सपोज कीजिए कहीं से आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, 5 साल का लोन ले लिया। कोई एक्सवाईजेड कंपनी है या कोई फर्म है, उसने 5 साल का किसी और पर्सन से लोन ले लिया। अब लोन लिया है तो आप वापसी तो करोगे, तो आपके ऊपर क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है कि आपको वो पैसा वापस करना है। इसलिए किस जगह पे आता है, लायबिलिटी में आता है। ओके, देन उसके बाद क्या है, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी एक तरीके का लोन होता है, लेकिन ये बैंक से नहीं लिया जाता, ये लिया जाता है अदर पर्सन से। अब जब आपने लोन ले लिया डिबेंचर के नाम का, तो कभी ना कभी तो वापसी करोगे तो इसलिए किस कैटेगरी में आया है, लायबिलिटी में। और लायबिलिटी की भी कौन सी कैटेगरी में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब लंबे समय के लिए। ये लंबे समय कैसे पता चलता है, लंबे समय का मतलब है 1 साल या उससे ज्यादा, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 15 साल,
20 साल, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, देन उसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो है कि जहां पे आपके पास पैसा आपने ले रखा है लेकिन छोटे समय के लिए ले रखा है, मुश्किल से 1 साल के लिए या 1.25 साल के लिए या 1.5 साल के लिए या 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। जिसमें क्या क्या आता है इसको फोकस भी देखेंगे। पहला आता है शॉर्ट टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन कहां पे आता है? बड़ी वाली कैटेगरीज में। शॉर्ट टर्म आता है आपका करंट लायबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म लोन मतलब कहीं से आपने छोटे समय के लिए कुछ लोन ले लिया, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए। ओके, उसके बाद आता है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड का मतलब होता है कोई चीज हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने वो करी नहीं है। मतलब आपको 10 तारीख को किसी के पैसे देने थे, एक्रूड हो चुके हैं, लेकिन आपने 10 तारीख तक अभी नहीं दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो एक्रूड हो चुके हैं लेकिन आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी, तो आपके ऊपर क्या है? लायबिलिटी। और कौन सी वाली है? करंट लायबिलिटीज। तो वो खर्चे जो हो चुके थे इस तारीख तक हो जाने चाहिए थे लेकिन आपने वो करे नहीं थे, उन्हें हम बोलते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है अनअर्न्ड रेवेन्यू। एक ऐसा रेवेन्यू जो अभी तक आपने अर्न नहीं करा, उसे हम बोलते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। देन उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है, सपोज कीजिए आपके बैंक में 10,000 रुपए पड़े हैं, आप एटीएम में जाते हैं और विड्रॉल कर सकते हैं 10,000 रुपए, लेकिन आपने वहां पे डाल दिए 12,000 और इस एटीएम पे जैसे आपने 12,000 डाले वो 12,000 निकल गए। आपको बाद में याद आया कि भाई हमारे बैंक में तो 10,000 रुपए पड़े थे, ये 12 निकले कैसे? तो वो जो 2,000 रुपए हैं वो क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो 2,000 रुपए बैंक आपसे कभी ना कभी चार्ज के तौर पे काटेगा, तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसके वो 2,000 रुपए लौटाना जो कि कटने वाले हैं। ओके, उसके बाद आता है इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल क्या है? अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, वो जो ब्याज आप दोगे उसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट पेबल। देन उसके बाद आता है बिल पेबल। बिल पेबल का मतलब है कि अगर आपने कहीं से सामान परचेज खरीदा है उधारी पे, तो उधारी का जो आप बिल पे करोगे वो क्या है? आपका बिल पे। क्रेडिटर का मतलब होता है सिंपल कि आपने कितना सामान उधारी पे खरीदा। जी हमने 10 लाख का माल उधार पे लिया, हमने 20 लाख का उधार लिया। क्रेडिट परचेज, जो भी आपने परचेज करी होती है उधारी पे, उसे बोलते हैं क्रेडिटर, कि आपको कितना उधार वालों का पैसा भी चुकाना है। उसके बाद आता है एडवांस रिसीव्ड। अच्छा जी, एडवांस रिसीव्ड, सपोज कीजिए कि कहीं से आपको 500 रुपए लेने थे, आपने उससे ले लिए 1,000 रुपए। आपको 500 लेने थे, आपने ले लिए 1,000 रुपए। 500 रुपए क्या ले लिए? एडवांस। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन 500 रुपयों को भी काम अब आपको करके देना पड़ेगा। और जहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाती है वहीं से ही लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब है देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग अभी खड़े हैं, देना बाकी है। एक वो खर्चे जो अभी आपको देने बाकी है, उनकी ड्यू डेट निकल चुकी है, तो वो आपके लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग। ये सारे लायबिलिटीज के पार्ट होते हैं। एक एक वर्ड का मतलब हमने समझ लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हो सकता है यहाँ पे आए लेकिन हम उन्हें नहीं कर पाए, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो उस कॉन्सेप्ट के बेस में या तो यहाँ आएंगे या फिर यहाँ बनाएंगे। ये बैलेंस शीट पार्टनरशिप के बेस पे बैलेंस शीट बनी है। इसके अलावा एक बैलेंस शीट होती है जो कंपनी के बेस पे बनती है, वो वर्टिकल शेप में होती है, ठीक है ना, वो अलग टाइप की होती है। वहां पे एसेट्स यहाँ होते हैं, लायबिलिटीज यहाँ होती है। खैर, उसके बाद आते हैं एसेट्स पे। एसेट्स क्या बोलता है? एसेट्स की 2 कैटेगरी है, एक आएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स और एक आएगा आपका करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं उनको आप नॉन करंट एसेट भी बोल सकते हो। सबसे पहले समझेंगे कि एसेट होते क्या है। ओके, एसेट का मतलब होता है वो चीज जहां पर आप उसे बेचकर या उसे किराए पे देकर पैसा कमा सकते हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एसेट्स। जिसको आप बेचकर या फिर उसे किराए पे देकर उससे पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल, पहला है आपका फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिक्स्ड एसेट्स में कौन से एसेट्स आएंगे? वो एसेट्स आएंगे जो 1 साल या उससे ज्यादा चलते होंगे। पहला आता है इसमें जमीन, जिसे हम बोलते हैं लैंड। क्या जमीन को हम बेच सकते हैं? हाँ जी बेच सकते हैं। क्या बेच के पैसा आ जाता है? हाँ जी आ जाता है। तो इसलिए क्या है? ये एसेट का पार्ट है। बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग को हम किराए पे दे सकते हैं? हाँ जी दे सकते हैं। पैसा आ जाता है? हाँ जी आ जाता है। क्या बेच सकते हैं? हाँ जी बेच सकते हैं। पैसा आ जाएगा? बुलाएगा। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स होते छोटी मोटी चीजें। इक्विपमेंट्स को मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स को बेचा जा सकता है? हाँ जी बेचा जा सकता है। प्लांट एंड मशीनरी बेची जा सकती है, प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। गुडविल, गुडविल होती है आपकी वैल्यू, जो आपकी वर्थ, जो आपने सालों में बनाई होती है, उसे क्या बोलते हैं? गुडविल। पेटेंट होते हैं
जो भी का आपने काम किया होता है तो उस काम का पेटेंट राइट ले लेते हो, अधिकार ले लेते हो सरकार से, उसे हम बोलते हैं पेटेंट्स। ये दोनों एसेट्स का तो पार्ट होते हैं, लेकिन इनकी अपनी कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स और भी बहुत सारे होते हैं, या पेटेंट हो गया, एक कॉपीराइट भी होता है। ओके, उसके बाद आता है आपका करंट एसेट्स। ये वाले एसेट्स है हमारे फिक्स एसेट्स, ये वाले हैं करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स कितने चलेंगे? 1 साल से 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक। लेकिन करंट एसेट्स कितने चलेंगे? करंट एसेट्स हमारे चलेंगे लगभग 1 साल तक, या मुश्किल से 1.5 साल तक, या मुश्किल से 6 महीने या 5 महीने। ओके, करंट एसेट्स को ध्यान से देखेंगे। पहला कैश, जो आपका कैश है वो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। करंट एसेट्स की पहचान ये होती है, ये जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इन्हें बेचने निकलोगे तो तुरंत बिक जाएंगे, ठीक है ना। कैश तुरंत बिक जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, आपने कहीं पे आरडी या एफडी करवा ली 1 साल के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देन उसके बाद है स्टॉक्स। स्टॉक का मतलब होता है सामान जिसको आप बेच सकते हो, या फिर इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इन्वेंटरीज। बिल रिसीवेबल, आपने किसी को सामान बेचा, वहां से उसका जो बिल रिसीव हुआ वो आपका क्या है? बिल रिसीवेबल। डेटर्स, किसी को आपने उधारी में माल बेच रखा है, वो उधारी में कितना माल बेचा गया है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने ऑलरेडी खर्चों का पेमेंट पहले ही कर दिया तो वो आपके लिए एसेट बन गई। सप्लायर्स का मतलब होता है सामान को सप्लाईज करना, जैसे रॉ मटेरियल होता है, आपका WIP का प्रोसेस है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये वो सिक्योरिटीज है जैसे बॉन्ड्स, वो सिक्योरिटीज जो जल्दी से जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो जल्दी से जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कैश में कन्वर्ट लेट होती है, बाद में होती है। अगर आप बिल्डिंग बेचने चले जाओ तो बिल्डिंग बेचना आसान नहीं है, पहले बंदे को ढूंढना पड़ेगा, उसे कन्विंस करना पड़ेगा, उसे बात बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टॉक बेचने निकल जाओ तो वो जल्दी बिक जाएगा। स्टॉक कुछ भी हो सकता है, स्टॉक तो पेन भी हो सकता है, स्टॉक तो मार्कर भी हो सकता है, स्टॉक तो टेबल भी हो सकता है, चेयर भी हो सकता है, वो जल्दी बिक जाएगा कंपेयर टू एसेट्स। तो ये बैलेंस शीट थी हमारे सामने जिसको हमने समझा। बैलेंस शीट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे वो बंदा कॉमर्स का हो या नॉन कमर्शियल हो। किसी भी कंपनी को रीड करने के लिए बैलेंस शीट अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रियलाइज करती है। अगर आप किसी भी मार्केट में हो तो मार्केट में भी आप कंपनीज को चेक करने के लिए उनकी बैलेंस शीट को रीड करते हो। लेकिन बैलेंस शीट वहाँ पे अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ पे हमारी अलग टाइप की है जिसको हम पार्टनरशिप बैलेंस शीट बोलते हैं। एक कंपनी की बैलेंस शीट होती है जो वर्टिकल फॉर्म में होती है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, वो वर्टिकल फॉर्म में होती है, वो अलग टाइप की बैलेंस शीट होती है। लेकिन काम दोनों एक जैसे ही करती हैं, कॉन्सेप्ट दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो थैंक यू सो मच।